आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मेरा नाम सृष्टि जैन है और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात की थी। हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज हम उसका सबसे पहले क्विक रिकैप करते हैं, उसके बाद हम आगे आगे देखेंगे कि इस पे हम कैसे कैसे समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है कंज्यूमर से। तो हमने पिछली क्लास में भी यह पढ़ा था कि कंज्यूमर बिहेवियर समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, हम में चीजें परचेज करते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने लिए क्लोथ खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं या फिर चॉकलेट खरीदते हैं। आप कुछ भी परचेज करते हैं तो आप अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी गुड या सर्विस खरीदते हैं तो आप एक कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी कंज्यूमर का मतलब तो हमें समझ आ गया। अब कंज्यूमर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कंज्यूमर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो डिमांड क्रिएट करते हैं फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड एनहेंस सर्विस डाइवर्सिफिकेशन। अभी कोई कंज्यूमर है, उसने कहा कि मुझे वीट चाहिए। ठीक है, उसने डिमांड की कि उसको वीट चाहिए। ठीक है, तो उसने मार्केट में वीट की डिमांड जो है क्रिएट करी, राइट। अभी वही कंज्यूमर जो है वो वीट की डिमांड जो है वो क्रिएट कर रहा है मार्केट में। अभी कंज्यूमर जो है सर्विसेज के लिए भी डिमांड क्रिएट कर सकता है। कैसे? बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ सेक्टर, कोई भी उसे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए है तो ये सारी सर्विसेज जब वो अवेल करता है तो वो सर्विसेज के लिए डिमांड क्रिएट करता है। तो उसकी वजह से हमारे एरिया में आसपास जो है हॉस्पिटल्स खुलते हैं या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलता है। तो इस सब से जो है, इसीलिए कंज्यूमर इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे ही मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट होती है और सर्विसेज का डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो यह बात हमें एकदम क्लियर है। इसके बाद हमने पढ़ा कि बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज द वे यू एक्ट और बिहेव। ठीक है, बिहेवियर इज द वे यू एक्ट और बिहेव। सपोज अगर आपको गर्मी लग रही है, ठीक है, तो आप किस तरीके से बिहेव करेंगे? आपका बिहेवियर होगा कि जल्दी से कोई फैन ऑन कर दे या फिर कोई एसी ऑन कर दे। तो ये क्या है? ये आपका एक तरीका है उसको एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने अपनी गर्मी को एक्सप्रेस किया। कैसे? कि कोई फैन ऑन कर दे या कोई एसी ऑन कर दे। सिमिलरली ठंड में अगर आपको बहुत ठंड लग रही है तो आप चाहोगे कि आपको हीटर मिल जाए कहीं से, या आपको कुछ गरम गरम पीने को मिल जाए, चाय मिल जाए, राइट। तो इस तरीके से जो है आप बिहेव कर रहे हो। तो ये हो गया बिहेवियर। अभी हमें कंज्यूमर की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है, किस लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और बिहेवियर होता है द वे यू एक्ट और बिहेव। चलिए, ये तो हमें दोनों टर्म्स एकदम क्लियर है। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, अब इसे भी समझ लेते हैं एक बार। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है, इसमें लिखा है इट डील्स विद हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम अमंग ऑल द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कि एक कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए, सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। सपोज कि अगर आपके पास 100 रुपीज हैं, तो अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है तो आप इसको कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे? ठीक है, तो
अभी इसी की स्टडी को हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। तो इसी की स्टडी को कंज्यूमर बिहेवियर कहा गया कि कैसे कोई कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में स्पेंड करता है। ओके, चलिए ये भी हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे स्टडी करें। अब कंज्यूमर बिहेवियर इस स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज हम इन दोनों के ऊपर ही बात करने वाले हैं। आज हम जो है आज के लेक्चर में हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो ये समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना होगा कि यूटिलिटी क्या होता है। राइट, यूटिलिटी क्या होता है, उसी के बाद हम इस आगे के ये जो पॉइंट्स है इनको कवर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी जो होता है, यूटिलिटी इज द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। यूटिलिटी जो होती है वो किसी भी कमोडिटी की कितना वो हमको सेटिस्फाई कर पा रही है उसको हम यूटिलिटी से एक्सप्रेस करते हैं। सपोज अगर आपको बहुत प्यास लग रही है और आपने एक गिलास पानी पिया है, तो वो एक गिलास पानी आपको कितना सेटिस्फाई कर रहा है उसको आप जब एक्सप्रेस करोगे तो उसको हम यूटिलिटी में एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ हमको इतना यूटिलिटी हमको सेटिस्फेक्शन हो रहा है उससे। ठीक है, द मोर the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity। जितना ज्यादा कॉमोडिटी के लिए डिजायर होती है उतना ही ज्यादा आपको उससे यूटिलिटी ड्राइव होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बहुत गर्मी है, मान लो बहुत गर्मी है और आपको बहुत प्यास लग रही है, तो अगर आपको पानी पीने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी उस वक्त। ठीक है, और अगर उस सिचुएशन में आपको कोई एक गिलास पानी मिल जाता है तो उस एक गिलास पानी को पीने के बाद जो आपको यूटिलिटी उससे मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगी, उससे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, तो उसकी जो नॉन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और अगर वही एक गिलास पानी अगर आप बहुत ही ठंडे मौसम में अगर आपको कोई दे दे तो आपको वो पानी इतना सेटिस्फाई नहीं करेगा जितना कि आपको वो गर्मी के मौसम में करेगा। ठीक है, different individual can get different levels of utility from the same commodity। different individuals, अभी हर किसी के लिए यूटिलिटी का लेवल अलग हो सकता है। कैसे, जैसे कि मान लो आपको आइसक्रीम बटर स्कॉच बहुत अच्छी लगती है लेकिन आपके फ्रेंड को वो इतनी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आपकी फेवरेट है लेकिन आपकी फ्रेंड की वो फेवरेट नहीं है। ठीक है, अगर आपने वो आइसक्रीम खाई तो आपको जो यूटिलिटी उससे मिलेगी, उससे जितना सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा उतना लेवल का सेटिस्फेक्शन आपके फ्रेंड को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो पसंद नहीं है। राइट, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी लेवल होता है। ओके, नेक्स्ट, जो यूटिलिटी होती है वो हम जो मेजर करते हैं वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, हम यूटिल्स में मेजर करते हैं यूटिलिटी को। जैसे कि अगर आपने बनाना परचेज किए तो उसके लिए आप केजी का यूज करते हैं। राइट, कि हमने इतने किलो केले खरीदे, या आपने अगर आपको कुछ कोई लिक्विड चीज मेजर करनी होती है तो आप उसे लीटर्स में मेजर करते हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो उसकी मेजर करने की एक टर्म है। सिमिलरली
वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को जब हम बोलते हैं कि हमको इतना सेटिस्फेक्शन मिला, तो हम उसको एक टर्म में डिफाइन करते हैं, उसको एक टर्म में मेजर करते हैं, उस टर्म को बोलते हैं यूटिल, कि हमको इतना यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, किसी भी चीज को कंज्यूम करके हमको इतना यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, राइट। नेक्स्ट जो है डिक्शनरी मीनिंग। अभी यूटिलिटी का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग यूजफुलनेस, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग जो होता है वो यूजफुलनेस होता है, बट अगर बट यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको अल्कोहल पीना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अभी आपने कहा कि चलो आज अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपने एक बॉटल अल्कोहल कंज्यूम की, उससे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, सेकेंड बॉटल की, उससे भी आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, वो यूटिलिटी का उससे कोई कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। वो चीज आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, वो यूटिलिटी में कोई इंटर रिलेट नहीं करती है चीज, ठीक है। आई होप यूटिलिटी आपको क्लियर होगा। तो अभी हम समझते हैं कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। अभी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, अभी हमने यूटिलिटी समझ लिया, यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, ठीक है। अभी हमें समझ में आ गया। अब यूटिलिटी एनालिसिस दो टाइप का होता है, अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम अज्यूम करते हैं दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। कार्डिनल यूटिलिटी में हम अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेजर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ शर्ट and say that this shirt gives me 50 units of utility, ठीक है। अभी हमें पता है ये शर्ट हमें 50 यूनिट्स, हमने इसको एक नंबर दे दिया, कितना, 50, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम नंबर देते हैं। अगर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते किसी नंबर में, बल्कि हम उसे कंपेयर कर सकते हैं एज अ रैंक। ये मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था। तो इसमें जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हम एक स्केल के ऊपर रैंकिंग दे सकते हैं कि मुझे 1 से लेके 5 तक के बीच में मैंने रैंकिंग दे दी कि मुझे कितना अच्छा लगा, कोई भी किसी चीज ने मुझे कितना सेटिस्फाई किया, कितनी यूटिलिटी ड्राइव हुई। इसमें हम नंबर्स की टर्म में डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये चीज हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, अभी जैसे यूटिलिटी को ही अगर हम थोड़ा सा और समझें तो सपोज करो समवन हु लाइक्स चॉकलेट विल गेट मच हायर यूटिलिटी फ्रॉम अ चॉकलेट देन समवन हु इज नॉट सो फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। ऑल्सो यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कॉमोडिटी कैन चेंज विद चेंज इन प्लेस एंड टाइम। ये चीज हमने अभी एक एग्जाम्पल से जो हमने अभी समझी थी ओरली, वही इसमें लिखा हुआ है कि जो यूटिलिटी होती है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है। जिसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है उसको चॉकलेट से यूटिलिटी ज्यादा ड्राइव होगी, ना कि उन इंडिविजुअल से जिनको चॉकलेट पसंद नहीं है। और यूटिलिटी जो है वो प्लेस और टाइम के हिसाब से भी चेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल कहता है यूटिलिटी फ्रॉम द यूज ऑफ अ रूम हीटर विल डिपेंड अपॉन द वेदर ऑफ इंडिविजुअल इज इन लद्दाख और चेन्नई और वेदर इट इज समर और विंटर। अब रूम में हीटर चल रहा है, उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, आप लद्दाख में हैं या फिर चेन्नई में हैं, है ना, या फिर आप समर में चला रहे हैं या विंटर्स में चला रहे हैं। तो इससे भी आपकी जो यूटिलिटी है वो चेंज होती है, वो भी चेंज होती है या फिर उस पर डिपेंड करती है कि आपको उस चीज से कितना सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो यूटिलिटी जो होती है ये तीन तरीके की यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। तो अब ये टोटल यूटिलिटी क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं। अभी यूटिलिटी का मतलब हमें समझ में आ गया, यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फेक्शन कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अभी टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है
टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कि हमने कोई एक यूनिट, कोई भी एक कमोडिटी की हमने सारी पॉसिबल यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद हमको कितना टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने आइसक्रीम कंज्यूम की, ठीक है, अभी आपने आइसक्रीम कंज्यूम की, अभी आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी, तो उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली? आपने कहा सपोज मुझे 20 यूटिलिटी की, उससे सेटिस्फेक्शन मुझे ड्राइव हुआ, 20 यूटिलिटी मुझे मिला, ठीक है। अभी आपने कहा कि अब एक और कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, अब आपने दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम की, तो सपोज आपने जब दूसरी खाई तो आपको 16 यूटिलिटी का आपको सेटिस्फेक्शन उससे मिला, ठीक है। अभी आपने थर्ड आइसक्रीम खाई, तो अब आप थर्ड आइसक्रीम आपने जब खाई तो आपने कहा कि अब मुझे 10 मिला इससे, अब मुझे कितना मिला? 10 यूटिलिटी का, इससे मुझे यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अभी जब आपने कहा कि मैं, अब जब आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम की उसी आइसक्रीम की, तो आपने कहा कि अब की बार मुझको सिर्फ 4 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन इससे मिला, ठीक है। फिफ्थ, जब आपने फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम की, तब आपने कहा कि अब की बार मुझको इससे 0 सेटिस्फेक्शन मिला। और जब आपने सिक्स्थ आइसक्रीम खाई, तो आपने कहा कि अब की बार मुझको -6 जो है यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो अभी हमने यहाँ पे 6 आइसक्रीम कंज्यूम करी है, राइट। तो अभी 6 आइसक्रीम का अब हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी कैसे हम अब कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी अभी हमने जैसे पढ़ा था, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन obtained from the all possible units of the commodity, मतलब कि सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद हमें ओवरऑल कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो अभी इस केस में अगर हम आइसक्रीम के केस में देखें तो पहली से हमें 20 मिला, तो हमारी पहली आइसक्रीम के लिए टोटल यूटिलिटी 20 है, ठीक है। अभी सेकेंड जब हमने कंज्यूम की, तो सेकेंड के लिए हमारी टोटल यूटिलिटी थी 16, ठीक है। अभी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पे कितना आएगा? 36। तो अब हमें सेकेंड यूनिट से कितनी मिली? टोटल यूटिलिटी 36 हो गई अब हमारी टोटल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि अब हमने, अभी सपोज करो कि हम अभी इस पार्ट को इग्नोर करो और सोचो कि अगर सिर्फ हमने 2 आइसक्रीम कंज्यूम करी हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी। तो अगर हमने 2 आइसक्रीम कंज्यूम की हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू all total utility derived from consuming all possible units of a single commodity। तो हमारी आइसक्रीम की दोनों को मिला के हमको 36 मिली, राइट। अभी हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम की, ठीक है, तो थर्ड में हमको हमारी 10 थी, तो अब हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? इसको भी ऐड करना होगा, इसको भी ऐड करना होगा, इसको भी ऐड करना होगा। तो अब हमारी हो गई 20 + 16 + 10, अब हमारी हो गई टोटल यूटिलिटी 46, ठीक है। सिमिलरली अब आपने फोर्थ आइसक्रीम जब कंज्यूम की तो आपको 4 मिला, तो आपको अभी फिर से सब सारी कैलकुलेट करनी पड़ेंगे, 20 + 16 + 10 + 4, तो अभी आपकी कितनी हो गई? 50। तो अभी आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 50 फोर्थ आइसक्रीम पे, ठीक है। अभी फिफ्थ पे आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 50 ही रही, क्योंकि यहाँ पे तो 0 था, अभी आप 0 ऐड करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, ठीक है। और सिक्स्थ पे आपका हो गया -6, अभी -6, अभी आपका 50 था, ठीक है। 50 में अगर आप -6 प्लस करेंगे, -6 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा। हम सबको पता है माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है, राइट। तो 50 में से 6 गए तो हमारा कितना आया आंसर? 44 है अब हमारी टोटल यूटिलिटी। ओके, तो ये हो गया एक मेथड। तो ये है कि आप जो है ना, या ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट करें 20 + 16 + 10, या फिर आप जो है ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें जो है ना दूसरा मेथड क्या होगा आपका इसको कैलकुलेट करने का? दूसरा हो सकता है आपका कि आपने क्या किया, अभी पहले से मुझे 20 थी, 20 रही, अब आपने क्या किया, डायरेक्ट इसमें ऐड करते गए, 20 + 16 36, 36 + 10 46,
46 प्लस 4 50, 50 प्लस 0 50, 50 माइनस 6 44। तो ये हमारी 2 मिनट में कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी, हमें टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला उस आइसक्रीम को यूनिट्स को कंज्यूम करके, राइट। तो अभी अगर हम इसको पढ़ते हैं दोबारा से, तो इसमें देखिए क्या लिखा है आगे। अब हमें ये तो क्लियर हो गया, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 डैश 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 यूनिट nth यूनिट तक। अभी टी यू एन क्या है, यू टी यू, अब ये टी यू क्या है, टी यू है टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी। अब U1, U2, U3 ये सब क्या है, ये सब यूटिलिटी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट तक। और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, हमने कितनी कंज्यूम की। अभी आइसक्रीम के केस में हमने 6 यूनिट्स कंज्यूम कर ली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी का। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है एवरेज यूटिलिटी। अब सेकंड हमारा होता है एवरेज यूटिलिटी। अब एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी रेफर्स टू यूटिलिटी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमर पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। यूटिलिटी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमर पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। इसका मतलब है कि हमारी हर यूनिट पे कितनी यूटिलिटी ऑब्टेन्ड हुई है, और इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, बाय डिवाइडिंग द टोटल यूटिलिटी बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। अभी हमने टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट की अभी लास्ट स्लाइड में। ठीक है, तो उसमें हमें क्या पता चला, 1 की 20 है टोटल यूटिलिटी, तो उसकी एवरेज भी कितनी होगी, 20 होगी। 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम कितनी है 1। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी है 20 और नंबर ऑफ कंज्यूम्ड है 1, तो हमारा आ गया यहाँ पे 20। अभी सेकेंड यूनिट पे हमारी कितनी थी, 36 थी, तो अब हमारी एवरेज यूटिलिटी कितनी हुई 36 टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय आइसक्रीम कंज्यूम टोटल कंज्यूम यूनिट, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 18। अब इस 18 का क्या मतलब है, अब यहाँ पे इस 18 का मतलब ये है एवरेज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमारा एवरेज जो है हर यूनिट के लिए 18 हो गया। ठीक है, 18 प्लस 18 36। सिमिलरली 3 यूनिट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी एवरेज यूटिलिटी कितनी हो जाती है 46 डिवाइडेड बाय 3। क्यों, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, तो दैट इज 15.3। ओके, तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, कोई मुझे बता सकता है क्या। हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ लिया था, राइट। फिर हमने एवरेज यूटिलिटी के बारे में समझा कि एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। फिर हम पढ़ रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है।
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने पढ़ लिया था, राइट? हमारा लास्ट अभी हम जो समझ रहे थे अभी वो हम समझ रहे थे स्टडी ऑफ कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, राइट? हम यहीं पर थे ना? बातें कोई हुई है? ठीक है, ठीक, ठीक है। तो अभी हमने समझा टोटल यूटिलिटी, नहीं, ओके। तो लास्ट हमने क्या, हमने ये समझ लिया था मार्जिनल यूटिलिटी, हम ये टेबल डिस्कस कर रहे थे, एवरेज तक ही पढ़ा था, ओके, ठीक है। तो एवरेज कवर हो गया था। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, एवरेज यूटिलिटी से करते हैं दोबारा से। टोटल यूटिलिटी सबको क्लियर है? टोटल यूटिलिटी सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अभी हमने समझा टोटल यूटिलिटी जो होता है वो टोटल सेटिस्फेक्शन होता है किसी भी का पीपीसी मैम, हाँ पीपीसी का क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे, पर पहले अभी हम यूटिलिटी समझ लें, जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तब हम उसको ले लेंगे, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी, अच्छा मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी हो गई हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन, ये हमने समझ लिया। फिर अभी जो है हम सेकंड जो हमारा यूटिलिटी होता है वो होता है एवरेज यूटिलिटी, कि हमको हर यूनिट हमको पर यूनिट कितनी यूटिलिटी ऑब्टेन हुई टोटल यूटिलिटी से, तो वो होती है एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। फिर हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गिवन कमोडिटी। सपोज अभी हम जैसे आइसक्रीम हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, हमने एक आइसक्रीम खाई तो हमको 20 यूटिलिटी का हुआ। जैसे अगर हमने एक आइसक्रीम खाई तो हमको 20 यूटिल्स का हमको सेटिस्फेक्शन हुआ। जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की उसकी, तब हमें 16 यूनिट्स का हमको सेटिस्फेक्शन मिला उससे। तो ये जो 16 यूटिल्स है ये हमारी एडिशनल यूटिलिटी मिली हमें, हमको एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली? 16 यूटिल्स। सिमिलरली अगर हमने थर्ड आइसक्रीम खाई तो हमको यूटिलिटी ड्राइव हुई 10। तो ये जो है हमारी एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव हुई हमको एडिशनल कंजम्पशन से। तो जैसे जैसे हम अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, और दूसरा जो होता है वो होता है चेंज इन यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि TU अपॉन Q। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। तो सेम हम आइसक्रीम का ही एग्जाम्पल लेंगे, अभी हम इसको दोनों फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इससे करते हैं, ये वाला जो है MU इज इक्वल टू चेंज इन यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक आइसक्रीम खाई, उससे हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 20। तो यहाँ पे भी हमारी इसको हम 20 मान सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमारी इसमें मार्जिनल यूटिलिटी 20 है या फिर निल है, ओके। फिर जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की उस आइसक्रीम की तो हमें हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 36, ठीक है। कितनी हो गई? 36 हमको यूटिलिटी हमको उससे मिली। अभी हम इसकी मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज इन टोटल यूटिलिटी, अभी हमारी यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा है? 36 माइनस 20, तो ये कितना हो गया हमारा? 16। और हमारी नंबर ऑफ यूनिट कितनी चेंज हो रही है? 1। अब तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया 1 से, ये आ गया हमारा 16, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने तीसरी जब आइसक्रीम खाई तब हमारा टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 46। अभी 46 माइनस 36 हो गया हमारा 10, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी चेंज हुई हमारी? 1। तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी आई वो 10 आई। तो हर केस में हमारी जो नंबर ऑफ यूनिट है वो 1 ही, देखा जाए तो एक एक का ही डिफरेंस आ रहा है, एक एक ही हम एक एक करके अपनी यूटिलिटी हम यूनिट्स हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो तो जो है इसमें हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरे फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं?
36 minus 20 is equals to 16, 46 minus 36 is equals to 10, 50 minus 46 is equals to 4, 50 minus 50 is equals to 6, फिर 44 minus 50 is equals to minus 6. ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? अभी इसका क्या मतलब हुआ कि हमको एडिशनल कितना हमको यूटिलिटी ड्राइव हो रही है. ये जो नंबर्स आए हैं 16, 10, 4, 0, 6, ये हमारी एडिशनल यूटिलिटी है. हमने जैसे जैसे एक एक आइसक्रीम हम बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी इतने इतने नंबर से हमारी यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. अभी क्या है, अब हम जो कंज्यूमर की जो हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच यूज करते हैं. ठीक है, अभी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम उसको ग्राफिकल उसमें प्रेजेंट कर देते हैं. अभी हमने इसको ग्राफ में अगर हम इसको प्लॉट करें जो भी अब तक हमने पढ़ा तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा कि अगर हम टोटल यूटिलिटी के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से एक लाइन मिलेगी. ठीक है, ऊपर की तरफ जाती हुई और फिर यहाँ से डिक्लाइन होती हुई दिखेगी हमें लाइन. चलिए इसको हम एक बार फिर से समझते हैं कैसे, कि हमने अभी देखा हमने एक आइसक्रीम खाई तो हमें 20 यूटिल्स मिले. ठीक है, दूसरी अगर हमने जब खाई तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 36. तीसरी हमने जब खाई हमारी 46, 4 हमने खाई 50, अभी फिफ्थ पे भी हमारी 50 ही है. ठीक है, तो ये जो है ना 50 ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है. अभी इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि 5वीं आइसक्रीम जब मैंने खाई तो मेरी यूटिलिटी 50 थी, जो कि मेरी हाईएस्ट यूटिलिटी थी, टोटल यूटिलिटी थी जो मुझे ड्राइव हुई आइसक्रीम खाने से. उसके बाद जैसे ही मैंने 6th आइसक्रीम खाई तो मेरी टोटल यूटिलिटी घट गई. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को साथ में लेके चलूं तो अभी दूसरा अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं दूसरी तरफ, तो मार्जिनल यूटिलिटी इस तरह से है. सेकंड जब हमने यूनिट कंज्यूम की तो हमारी 16 थी. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी. अब थर्ड यूनिट जब हमने कंज्यूम की तो हमारी यूटिलिटी कितनी थी 10. अभी 4 हमने की तो हमारी मार्जिनल हमारी 4 से बढ़ी. अभी 5वीं आइसक्रीम खाई तो मुझे एक भी मतलब मेरा जो सेटिस्फेक्शन था वो एकदम 0 था. यहाँ पे मेरा जो भी मुझे एडिशनल जो मुझे सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ वो मुझे कुछ भी ड्राइव नहीं हुआ. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 5वीं ही यूनिट पे मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रही है और 5वीं ही यूनिट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही है. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है. ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, है ना? इससे तो हमें यही समझ में आता है कि जैसे ही मैंने 5वीं यूनिट खाई, 5वीं यूनिट आइसक्रीम की खाई तो मेरी जो यूटिलिटी थी वो मैक्सिमम थी और उसी वक्त मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी उसी यूनिट पे, क्योंकि मुझे एडिशनल कुछ भी नहीं मिला. और जैसे ही मैंने 6th आइसक्रीम खाई, 6th आइसक्रीम जैसे ही मैंने खाई तो मेरा सेटिस्फेक्शन 0 से भी नीचे हो गया, नेगेटिव हो गया. अब मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आइसक्रीम खाने में, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरी टोटल यूटिलिटी भी घट गई. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. अभी जो है अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है. अब हम रिलेशनशिप समझते हैं. तो अभी जैसे हमने पढ़ा, एक एक करके समझते हैं. तो TU जब भी इंक्रीज होता है, TU इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव बट एट डिमिनिशिंग रेट. इसका क्या मतलब है, जब TU कब तक बढ़ेगा, जब तक बढ़ेगा जब तक हमारा MU पॉजिटिव है. ठीक है, ये जो लाइन है ना ये एक्चुअली में ऐसी होनी चाहिए, ये 0 नहीं है, अभी हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ये जो है ना इसको इग्नोर करो, ये ऐसे है लाइन, ये सही नहीं है. ठीक है, ये ऐसे है लाइन. ओके, तो अभी हाँ, तो अभी जो इसका रिलेशनशिप पहले जो हमने पढ़ा था वो कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी कब तक बढ़ेगी, जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है. अब इसे चेक करते हैं. ठीक है, कैसे चेक करेंगे इसको हम, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, हमारी ये बढ़ रही है, 36 हो गया, 46 हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया. अभी यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया, 5th यूनिट पे रुक गया. क्यों? क्योंकि 5th यूनिट पे हमारा 0 है. यहाँ तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है. जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक हमारा TU कर्व बढ़ रहा है. जैसे ही वो नेगेटिव हुआ हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व भी गिरने लग गया. ठीक है, अभी सेकंड जो है वो है व्हेन TU रीचेस इज मैक्सिमम MU बिकम 0. ये अभी हमने पढ़ा,
जब अपना टीयू मैक्सिमम पे होता है, जब अपना ये टीयू मैक्सिमम पे होता है तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होता है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेटाइटी। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। अब पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या होता है? द पॉइंट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज जीरो एंड इट्स टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, it is referred as a point of satiety, means it is a point where satisfaction of any commodity is zero। ये वो पीपीटी इज नॉट क्लियर। अच्छा, तो जिजांग आप ना अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए, आप किस क्वालिटी पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर दिखेगी पीपीटी। तो अभी पॉइंट ऑफ सेटाइटी हमने पढ़ा कि क्या होता है, जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, मतलब कि उस यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हमको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वहां पे हमारा सेटिस्फेक्शन 0 हो जाता है, तो वो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थर्ड जो है, व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटाइटी, टीयू स्टार्ट फॉलिंग एज एमयू नेगेटिव। अब जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, ये जो मैक्सिमम पॉइंट जिसे हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी बोलते हैं, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमारी जो वो है टोटल यूटिलिटी, वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्वालिटी चेंज नहीं हो रही मैम, सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है क्या क्वालिटी वीडियो की, या सिर्फ निजाम जी को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है? बाकी सबको क्लियर दिख रही है पीपीटी? मैडम पेज क्लियर नहीं है। पेज क्लियर नहीं है, ओके। अच्छा, एक मिनट, हाँ। माइंड इज क्लियर, यस मैम। सबका बाकी बच्चों का तो क्लियर आ रहा है। आप लोग अपनी ना क्वालिटी को बढ़ाइए, जो आप जिस क्वालिटी पे वीडियो देख रहे हैं ना, उसको क्लियर नहीं है हमारी वीडियो क्वालिटी। अच्छा, अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं देखती हूँ इसका। नॉट क्लियर, मेरा तो बहुत क्लियर है, मेरे यहाँ तो मस्त चल रहा है। एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि उनका सही चल रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनका बिल्कुल भी क्लियर नहीं है।
ठीक है, तो वैसे आपको ये रिलेशनशिप क्लियर है सबको? रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू क्लियर हो गया मेरा? ठीक है, ठीक है, चलो वेरी नाइस, आपका क्लियर हो गया तो। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये हमने पढ़ लिया वीडियो। आप अपनी 144 पे ना देखिए वीडियो, आप 360 या 480 पे देखिए वीडियो, तो आपको अच्छा दिखेगा। 144 पे क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, अपनी सेटिंग्स में एक बार देखिए यूट्यूब की, उसमें आपको दिख जाएगा सेटिंग्स में। अपनी सेटिंग्स में जाओ, यूट्यूब वीडियो जहाँ से प्ले हो रही है उसमें आएगा। ठीक है, चलो अभी क्लियर है सबका, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो इसको इसके बारे में इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that marginal utility from consuming each additional unit of a commodity decline as its consumption increases। ठीक है, अभी इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आप, वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम अपना, कि मान लीजिए आप, बहुत गर्मी है और आपको बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक है, बहुत गर्मी है और आपको बहुत प्यास लग रही है, तो आपने कहा कि मुझे, अब आपसे कोई कह रहा है कि आप एक बोतल पानी पी लीजिए। ठीक है, अभी आपने क्या किया, एक बोतल पानी पी लिया। फिर अभी क्या है कि अभी आपको पानी पी के अच्छा लगा, आपको बहुत सारी यूटिलिटी उससे ड्राइव हुई। ठीक है, लेकिन अभी वो, अब आपसे वो पर्सन बोल रहा है आप एक बोतल और पी लीजिए। ठीक है, अब आपने एक गिलास, आपने कहा चलो एक बोतल और पी लेते हैं पानी, तो अभी प्यास भी लग रही है, गर्मी भी बहुत है, अभी एक बोतल और पी सकते हैं, तो आपने एक बोतल पानी और पी लिया। ठीक है, अभी आपने एक बोतल और पानी पी लिया, अभी आपको उससे भी कुछ कुछ यूटिलिटी ड्राइव हुई। ठीक है, उतनी नहीं, उतना यूटिलिटी नहीं मिला जितना इससे मिला, बट आपको कुछ इससे मिली। जैसे सपोज इससे अगर आपको 50 मिलती है यूटाइल, तो आपको इससे मान लीजिए 40 मिल गई सेकेंड बोतल से। अभी अभी वो पर्सन आपसे बोल रहा है कि एक बोतल पानी और पीजिए, तो आपने कहा कि चलो ठीक है मैं पी लेता हूँ, एक बोतल और पी लेते हैं भाई। ठीक है, तो आपने एक बोतल पानी और पी लिया, उससे भी आपको कुछ कुछ यूटिलिटी मिली, सपोज 30 मिली। ठीक है, सपोज 30 आपको इससे मिली। फिर वो पर्सन तो मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है आपको एक बोतल पानी और पीना होगा, तो आपने कहा कि चलो ठीक है एक और पी लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं मान रहा, आपको एक और पिला दी उसने बोतल पानी की, तो अब आपको इससे कितनी मिली, 20 मिली। लेकिन अब वो पर्सन है वो अभी भी नहीं मान रहा, अब वो आपको कह रहा है एक बोतल पानी आप और पियो। लेकिन अब आपका जो है ना पेट भी भरा हुआ है और आपको प्यास भी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी आपने एक बोतल पानी और पी लिया, तो इससे मान लो आपको फिर भी आपको 10 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो गया। लेकिन अब अगर वो पर्सन अभी भी ना माने और आपको अभी फिर से एक बोतल पानी और पिला दे, तो आपको उससे जो यूटिलिटी ड्राइव होगी वो बिल्कुल नेगेटिव होगी, उससे आपको कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको और परेशानी होगी उसे पीने से कि ये मैं क्यों पी रहा हूँ, है ना। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने जब एक बोतल पानी पिया तो हमें 50 मिली, दूसरी बोतल पानी पिया हमें 40 मिली, तीसरी बोतल में भी हमें 30 मिल गई, पर जैसी दूसरी आई हमारी और गिर गई, 20 हो गई, और पांचवी में तो हमारी 10 ही रह गई यूटिलिटी। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ ये बोलता है कि जैसे जैसे हम एक एक यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे किसी भी चीज की, तो उसकी यूटिलिटी गिरेगी, उसकी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो कम होगी।
कम होती जाएगी। जैसे 50 थी, फिर 40 रह गई, फिर 30 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई। ठीक है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीजेस। अभी जो हमने समझा वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम ज्यादा जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब ये जो है इस लॉ को किसने दिया, अब इस लॉ को किसने दिया, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है एच गोसेन। एच गोसेन ने ये, वो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये लॉ सबसे ये इंट्रोड्यूस किया और इस लॉ को हम गॉसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, राइट। अब इस लॉ को हम, दो नाम और हैं इस लॉ के, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, कि हमको लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ के नाम से भी ये जाना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो इस नाम से सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन ये तीन नाम भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आप इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी लॉ है तो इसकी कुछ अजम्पशंस होंगी। अब कोई भी लॉ हम बनाते हैं, कोई भी अगर लॉ हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स में, तो उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ प्रीडिफाइंड अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इस लॉ की भी कुछ अजम्पशंस हैं, तो वो अजम्पशंस एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन जो है वो है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अभी हमने कार्डिनल, तो हमें पता चल गया कार्डिनल का मतलब होता है क्वांटिटेटिव टर्म, मतलब कि अगर इसमें हम को यूटिलिटी को, ये कह रहा है कि हम यूटिलिटी को 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम उसको कोई नंबर दे सकते हैं, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि हाँ हमें देना ही होगा, किसी ना किसी अपनी सेटिस्फेक्शन को कुछ नंबर देना होगा। ठीक है, हम उसको नंबर में मेजर करेंगे, ये इसकी एक अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन कहती है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि राइट क्वांटिटी होनी चाहिए कमोडिटी की। सपोज अगर आप पानी पी रहे हैं, ठीक है, अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप ग्लास ऑफ वाटर में उसे काउंट करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि मैंने 1 चम्मच पानी पिया, मैंने दूसरी चम्मच पानी पिया, या 3 चम्मच पानी पिया, तो इससे तो आपको और मतलब 1 चम्मच आपकी बढ़ती चली जाएगी, ये मतलब ये राइट नहीं है। ठीक है, अभी हम पानी पियेंगे तो ऑब्वियसली हम गिलास में ही नापेंगे उसको, तो एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमने 1 चम्मच पिया या 2-3 ml पानी पिया, अब पानी इंसान गिलास में ही पीता है। ठीक है, एक रीजनेबल क्वांटिटी, एक गिलास में पिएगा वो पानी, या कोई बॉटल में पिएगा पानी। ठीक है, अब स्पून में तो हम नहीं उसको कर सकते। फिर तीसरी जो है इसकी असम्पशन, वो ये कहती है कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए कंजम्पशन। अभी कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने 1 गिलास पानी आज पिया और उससे आपको जो यूटिलिटी ड्राइव हुई, और आपने 1 गिलास पानी बाहर कहीं जाके पिया, बहुत गर्मी में पिया, ठीक है, मतलब अगले दिन पिया, कहीं बाहर जाके पिया, और उससे आपको मान लो ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव हो गई, तो वो फिर उस केस में ये लॉ फेल हो जाएगा। फिर आपकी ऐसे इसमें तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको ज्यादा मिल गई ना। अगर आपने आज पिया और आप कल की यूटिलिटी, कल पिया आपने पानी, फिर परसों का आप देख रहे हो, तो वो यहाँ पे वो लॉ फेल हो जाता है ये। तो यहाँ पे कंटिन्यूस होनी चाहिए कंजम्पशन, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक ही प्लेस पे आपकी जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। मतलब आपने अगर 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद आपने दूसरी गिलास पानी पिया, तीसरी गिलास पानी पिया, तो आप एक ही समय में कर रहे हैं ये काम। ये नहीं कि 1 गिलास आपने आज पिया और 1 गिलास आप कल पी रहे हो, फिर उसकी यूटिलिटी आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो वो यहाँ पे फिर ये लॉ फेल हो जाएगा। तो यहाँ की तीसरी असम्पशन हम ये मान के चलते हैं कि जो भी कंजम्पशन हो रही है वो उसी टाइम पे हो रही है और कंटिन्यूस हो रही है, बीच बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रहा उसको। ठीक है, चौथी असम्पशन जो आती है हमारी वो होती है नो चेंज इन क्वालिटी। अभी जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी सेम है। मतलब कि अगर ऐसा नहीं है कि आपने पहले जो आइसक्रीम खाई थी उसमें नट्स थे, उसमें आपके बहुत चॉको चिप्स थे, ठीक है, और दूसरी आपने सिंपल सी खाई, तो पहली वाली से ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और दूसरी वाली से आपको कम मिलेगा। ठीक है, या उल्टा कर लीजिए कि आपने पहले सिंपल सी खा ली, फिर आपने नट्स वाली आइसक्रीम खा ली, तो ऑब्वियसली आपको उससे ज्यादा मिलेगा आप दूसरी आइसक्रीम खाएंगे तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ हमारा फेल हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए यहाँ पे अज्यूम किया गया कि क्वालिटी भी सेम रहेगी, क्वांटिटी। ठीक है, अभी पांचवा जो असम्पशन कहता है रैशनल कंज्यूमर।
अभी रैशनल कंज्यूमर कौन होते हैं? रैशनल कंज्यूमर वो होते हैं जो कि मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं यूटिलिटीज की फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज। मतलब वो कंज्यूमर जो इतने समझदार हैं कि हाँ उनको पता है कि कितने सेटिस्फेक्शन को कितना नंबर देना है, ठीक है, और वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं और अलग अलग कमोडिटीज में कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि मुझे एक गिलास पानी से इतना यूटिलिटी ड्राइव होता है, एक कपड़ा पहनने से इतना सेटिस्फेक्शन ड्राइव होता है, उसको वो नंबर में डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ कंज्यूमर्स हैं वो समझदार हैं, रैशनल हैं, उनको आता है करना, ये हम पहले से ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो अजम्पशन लिया है इन्होंने, लिया है कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ और शूज। अभी क्लोथ की यूटिलिटी शूज की यूटिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब क्लोथ वाला क्लोथ जाने, क्लोथ में जितना सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है पहनने से उतना मिल रहा है, ठीक है। मान लो इससे आपको एक कपड़ा खरीदा, उससे आपको 50 मिला, दूसरा कपड़ा खरीदा उससे आपको 40 मिला या 30 मिला, ठीक है, लेकिन इसकी सेटिस्फेक्शन से इस शूज की यूटिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हर कॉमोडिटी का अपना अपना यूटिलिटी है कि कोई किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। क्लोथ है तो क्लोथ अपना जाने, शूज है तो शूज का अपना है, ठीक है। अभी अगली जो अपनी असम्पशन आ जाती है वो आती है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। अभी जो इनकम है और जो प्राइस है वो सेम है, ठीक है। अब कंज्यूमर के पास जितने पैसे हैं वो उसकी इनकम भी फिक्स है और प्राइस भी फिक्स है। ये नहीं कि आज मान लो प्राइस अगर फिक्स नहीं होता है, मान लो अभी आपने सस्ते में खरीदा कोई प्रोडक्ट और उसके फिर प्राइस बढ़ जाएंगे बाद में, तो आपकी यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, उसको आप कहोगे इतना महंगा है मैं क्यों खरीदूं। तो यहाँ पे इस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इनकम और प्राइस दोनों वो सेम है, क्योंकि अगर आपकी इनकम चेंज हो गई, मान लो कल को आपकी इनकम बढ़ गई, तो आपको सस्ती लग रही चीजें कि हाँ चलो इतना तो अब मैं 4 और खरीद सकता हूँ, तो आपका सेटिस्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा सामान खरीदने में, है ना। अगर आपका पैसा जो है आपकी मान लो इनकम कम हो गई तो वही चीज आपको खरीदने में दिक्कत आएगी, उसे आपको खरीदने में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा लॉ फेल हो जाएगा फिर। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि फिक्स है इनकम और प्राइस भी फिक्स ही है। फिर लास्ट जो जंक्शन है इसमें आती है परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है कंज्यूमर नोज द डिफरेंट गुड्स ऑन विच इनकम कैन बी स्पेंट एंड द यूटिलिटी दैट इज लाइकली टू गेट आउट ऑफ सच कंजम्पशन, ठीक है। मतलब कंज्यूमर को यहाँ पे सारी नॉलेज है, हम ये मान के चलते हैं कंज्यूमर को सारी नॉलेज है कि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स उसको कहाँ कहाँ अपनी इनकम को स्पेंड करना है, उसके पास एक परफेक्ट सेट ऑफ नॉलेज है, उसको सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता है, मतलब वो समझदार है और उसे पता भी है। तो ये सारी जो है अजम्पशंस है इस लॉ की, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो किसी को तो वो फटाफट से कमेंट में पूछ सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? आई होप एवरीवन इज क्लियर। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया है आप लोगों को। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैम काइंडली एक्सप्लेन कांस्टेंट मनी आल्सो कंजम्पशन। अच्छा निजाम, ये जो है ना कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मनी, इस अजम्पशन को ना हम उसमें पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ना, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, ये वाला पॉइंट मैंने उसमें ऐड किया है। चलिए अभी यहाँ तक क्लियर है, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तो आपको क्लियर हो गया ना। अभी हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, ये सारे आपके ये आगे के डाउट ये मैं अभी क्लियर कर दूँ, ठीक है। अभी अभी हम मार्जिनल यूटिलिटी का हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अभी हम आइसक्रीम का ही लेके चलते हैं कि मान लो टोटल यूटिलिटी हमें पहली से 20 थी, मार्जिनल यूटिलिटी 20। अभी हम मान लो इसको प्लॉट करते हैं तो ये हमारा जो है डिमिनिशिंग हो रहा है ना, ये हमारा नीचे जा रहा है,
जो यूटिलिटी है। तो ये तो मेरे ख्याल से काफी क्लियर है कि जैसे जो भी हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे जो एडिशनल कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है। इस स्लोप से ये वेरी क्लियर है कि हाँ ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, हाँ, तो अब आ जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसको हम समझ लेते हैं। अभी इसको समझने से पहले हम ये समझ, अभी कंज्यूमर हमने पढ़ा था, कंज्यूमर हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था कौन होता है। कंज्यूमर वो होता है जो अपने लिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है। क्यों खरीदता है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है, वो कंज्यूमर होता है। अभी इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं पहले। इक्विलिब्रियम होता है पोजीशन ऑफ नो चेंज। ठीक है, पोजीशन ऑफ नो चेंज, जहां पर अभी इक्विलिब्रियम जहां भी शब्द आता है इसका मतलब होता है कि मतलब जहां पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका हो उस पॉइंट को हम कहते हैं नो चेंज, जहां से हम चेंज नहीं करना चाहते कोई चीज। मतलब यहाँ पे हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है उस चीज से, और हमें अभी चेंज करने का कोई इरादा नहीं है उस चीज को। ठीक है, तो अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी इक्विलिब्रियम होता है पोजीशन ऑफ नो चेंज। कंज्यूमर होता है जो कि अपने लिए सामान खरीदता है। ठीक है, तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट हो गया जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है? बाय स्पेंडिंग हिज इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। ठीक है, कहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? बाय स्पेंडिंग हिज इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। इन दिस सिचुएशन द कंज्यूमर हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एक्सपेंडिचर पैटर्न। मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को इतना मतलब वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है कि अब उसे पता है कि उसको अब उसे अपना एक्सपेंडिचर का पैटर्न चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होती है हमारा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कैसे करते हैं? डिटरमाइन करने के भी दो तरीके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कैसे पता करेंगे? हम दो तरीके से पढ़ेंगे इसको। पहला होगा हमारा व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, और दूसरा होगा व्हेन टू और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड। तो हम जो है दो तरीके से किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। पहला एक कमोडिटी से, दूसरा दो या उससे ज्यादा कमोडिटी जब वो कंज्यूम करता है। तो पहले मेथड में क्या होता है कि जब वो एक ही कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी, यानी कि वो अपनी सारी इनकम को सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करने में लगा दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पहले मेथड, यानी कि वन कमोडिटी इज कंज्यूम। तो हम शुरू करते हैं। तो अभी इसकी हम कुछ अजम्पशंस पढ़ेंगे इस लॉ की, ये इसकी भी कुछ अजम्पशंस हैं। तो वैसे इसकी अजम्पशंस जो है ना वो सारी बेस्ड ऑन है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी, उसी के ऊपर बेस्ड है ये। और उसकी जो अजम्पशंस हैं वो इसकी भी अजम्पशंस हैं, बस इसमें जो है ना ये जो दो हाईलाइटेड है ये इसमें एक्स्ट्रा कह लो, या फिर इसकी डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन मतलब कि हम कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं किसी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को। मतलब हम कैसे पता करें कि वो अपने कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, उसको हम कैसे डिटरमाइन करें। तो दो सिचुएशन के अंदर हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो अजम्पशंस है इस लॉ की वो सारी की सारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें भी हम अज्यूम करते हैं कि रैशनल कंज्यूमर होगा, कार्डिनल यूटिलिटी होगी, यानी कि हम उसको कुछ नंबर दे पाएंगे। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होगी कि एक यूटिलिटी, एक कमोडिटी की यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। फोर्थ जो इसमें अजम्पशन आ जाती है वो आती है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अभी जो मनी की जो यूटिलिटी है वो भी हम इसमें कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, इसको जो है ना अभी जब हम आगे इसका नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे ना पहला मेथड, उसमें इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब है। वैसे इसका मतलब होता है कि जो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं कुछ भी गुड या सर्विस को खरीदने के लिए,
तो उसमें जो यूटिलिटी जा रही है हमारी, मतलब उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो हम सेम मान के चलते हैं। ठीक है, वो हम सेम मान के चलते हैं। वो अभी आपका आगे एग्जांपल दूंगी, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी ये टर्म। ठीक है, फिर फिफ्थ है, इसमें भी हम मान के चलते हैं कि फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस हैं, और इसमें हम ये भी मान के चलते हैं नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अभी जो कंज्यूमर का जो टेस्ट है, यानी कि जो उसे पसंद है, जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं, हम ये भी मान के चलते हैं वो सेम है। जैसे कोई भी नया ट्रेंड आ गया या कोई भी क्लाइमेट चेंज हो गया, तो उससे उसके टेस्ट या प्रेफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि अभी कोई कंज्यूमर आइसक्रीम परचेज कर रहा है, तो वो उसको वो पसंद है। हम ये नहीं कह सकते कि उसको अभी अचानक से कुछ और पसंद आ गया या उसको कोई और टेस्ट उसको पसंद आ गया, तो वो यहाँ पे हम मान के चलते कि कोई चेंज नहीं हो रहा, उसको जो पसंद थी वही पसंद है अभी भी। ठीक है, फिर 7, परफेक्ट नॉलेज टू कंज्यूमर्स, मतलब उनको पूरी नॉलेज है कि कहाँ पे उनको अपने पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है हमारा पहला मेथड आ जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी। अभी एक कॉमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें कैसे हम उसको डिटरमाइन करें। तो इन दिस केस द इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर who gets maximum satisfaction by consuming only one commodity। अभी जो कंज्यूमर है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको सिर्फ एक कॉमोडिटी कंज्यूम करने पे। अभी जहां पे भी इक्विलिब्रियम शब्द आ जाए इसका मतलब समझ लो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और किससे मिल रहा है? एक कॉमोडिटी से। द कंज्यूमर बाय गुड्स फॉर प्राइस। ठीक है, फॉर ईच यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी ही हैज टू मेक अ सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस। Against this he gets some utility by consuming the commodity। अभी इसका क्या मतलब है कि जब भी कुछ खरीदते हैं तो हमें उसको कुछ प्राइस पे करना होता है ना। हमको कोई भी कॉमोडिटी परचेज करने के लिए कुछ पैसे देने होते हैं। अभी मान लो मुझे चॉकलेट खानी है तो मुझे चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अभी मुझे मान लो कुछ कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो उसको पीने के लिए भी मुझको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके वो मुझे मिलेगी कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो अभी मुझे कुछ यूटिलिटी पाने के लिए मुझे कुछ देना पड़ रहा है, यानी कि मुझे उसकी कुछ कॉस्ट देनी पड़ रही है। ठीक है, फिर एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द यूटिलिटी गोज ऑन डिक्लाइनिंग एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड। ऑन द अदर हैंड दिस लॉ assumes that the utility of money paid in terms of price remains constant। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है that this law assumes that the money paid in terms of price remains constant। ओके, तो इसमें जो है हम ये मान के चलते हैं, अभी हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में पढ़ा कि जैसे जैसे हम कमोडिटी परचेज कर रहे हैं तो हमारी जो मार्जिनल उससे जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है वो कम होता चला जाता है। दूसरी तरफ जो हम मनी पे कर रहे हैं ना, उसका जो यूटिलिटी है वो हम इस लॉ में मान के चल रहे हैं कि वो सेम है। मतलब कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो आपने एक आइसक्रीम खाई। आपको एक आइसक्रीम खरीदनी है। एक आइसक्रीम खरीदने के लिए आपने कुछ पैसे दिए। मान लो आपने कुछ पैसे क्या दिए, आपने 50 रुपए की एक आइसक्रीम खरीदी। उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है? उससे मान लो आपको यूटिलिटी मिल रही है 70। आपने 50 रुपए की आइसक्रीम खरीदी एक, उससे आपको मिली 70 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन। अभी आपने एक और आइसक्रीम खरीदी। अब आपने कितने रुपए दिए? आपने फिर से 85 रुपए दिए। अब आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 60। ठीक है, अब आपको मिली 60। अब आपने फिर से एक और आइसक्रीम खरीदी, उससे आपको कितने मिले यूटिलिटी? अब उससे आपको 50 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो आप प्राइस जो पे कर रहे हैं वो 50 ही रुपए पे कर रहे हैं। आपका जो मनी है, मनी जो है वो फिक्स्ड है। आप जो प्राइस पे कर रहे हैं वो फिक्स्ड है।
और जो से यूटिलिटी है वो भी फिक्स हम इस लॉ में मान के चल रहे हैं। ये एक इसकी अजम्पशन है कि जो यूटिलिटी है ना, मनी जो हमने पे किया है वो सेम रहेगी, वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब अगर हम 50 रुपए 50 यूटिलिटी हमें देना पड़ रहा है किसी को एक कॉमोडिटी को खरीदने के लिए, तो वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हमारा कॉमोडिटी का कंजम्पशन का यूटिलिटी चेंज होगा, मतलब आइसक्रीम की यूटिलिटी चेंज होगी लेकिन प्राइस सेम रहेगा। प्राइस 50 रुपए है तो हम जितनी बार भी उस कमोडिटी को खरीदेंगे वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे आगे ये चीज और क्लियर होगी। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। A rational consumer will consume the commodity up to a point where the marginal utility derived from the consumption of a commodity is equal to the marginal utility of money, that is price paid for it. At that point the consumer will get maximum satisfaction and will be in equilibrium. अभी जो कंज्यूमर है हमारा, अब उसे हम इक्विलिब्रियम में कब मानेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया? अब हम उसे तब मानेंगे जब जितना हमने पे किया है, जितना हम मनी पे कर रहे हैं, सपोज हम 50 रुपए पे कर रहे हैं, तो जब तक हमारी यूटिलिटी 50 नहीं हो जाती उस आइसक्रीम को खाने से, तब तक हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हमने 50 रुपए दिए, उससे हमें 70 मिलती है, पहले केस में अगर हमें 70 मिलती है यूटिलिटी, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे 50 से ज्यादा है 70, तो अभी क्या है, अभी हमारे पास चांस है कि हम एक आइसक्रीम और खा सकते हैं। अभी सेकंड से हमको कितनी मिली? 60। अब हमें सेकंड से मिली 60। अभी भी ये ज्यादा है, अभी भी ये ज्यादा है, तो अभी हमारे पास अभी मौका है कि हम एक आइसक्रीम और खा लें। तो जैसे ही हमने तीसरी आइसक्रीम खाई, हमको मिली 50 यूटाइल्स की सेटिस्फेक्शन। अब जैसे ही 50 हमने खाई, तो 50 और 50 क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हमने जितना हमने पे किया हमारा सेटिस्फेक्शन उतना हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हम नहीं खाएंगे और आइसक्रीम। और अगर हम उससे ज्यादा खाते हैं, मान लो अगर हमने उससे ज्यादा खा ली आइसक्रीम, चौथी आइसक्रीम भी खा ली और उसपे हमें 40 का ही सेटिस्फेक्शन हुआ, तो हमारा क्या होगा? हम नेगेटिव हो जाएंगे, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो गया उससे। ठीक है, उस पॉइंट के बाद हम उसे खाना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन कम है। अभी आगे देखते हैं क्या है। इफ ही एक्सटेंड कंजम्पशन बियॉन्ड दिस पॉइंट, हाँ मान लीजिए अगर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद भी उसने कंजम्पशन किया, तो जो उसकी एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है उसको, वो कम है यूटिलिटी ऑफ मनी से, तो उसका टोटल सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वही कंज्यूमर बाय 1 यूनिट लेस देन इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर मान लो कि आपने 50 थी आपकी मनी की सेटिस्फेक्शन, 50 रुपए दिए आपने और आपको सेटिस्फेक्शन 60 का मिल रहा है दूसरी आइसक्रीम खाने पे, पहली पे 70, दूसरी पे 60, और अगर आप यहीं पे रुक गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास अभी चांस है, अभी आपको लग रहा है कि हाँ मैं और खरीद सकता हूँ, अभी 50 पे आप पहुंचे नहीं हो, तो क्या होगा कि द पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी विल बी मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड कंज्यूमर विल डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस डिफरेंस इन यूटिलिटी। अब ये जो बेनिफिट है ना 10 का, वो उसको मिल रहा है, तो वो अगर वो उसे अवेल नहीं करेगा तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं बोलेंगे हम। यहाँ पे उसको मैक्सिमम नहीं मिल रहा, मैक्सिमम उसे तभी मिलेगा जब वो तीसरी यूनिट खरीद लेगा। ठीक है, मैक्सिमम उसको तभी मिलेगा सेटिस्फेक्शन जब वो तीसरी यूनिट खरीद लेगा, तभी उसे हम इक्विलिब्रियम में काउंट करेंगे। नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका लॉस हो रहा है, उसको 10 का बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा। एक तरीके से वो एक खा लेगा तो उसका बराबर हो जाएगा मामला, जितना उसने पे किया उसको उतना मिल गया। ठीक है, आगे इसको एक टेबल से समझते हैं। अब सपोज आइसक्रीम ही ले लो, मान लो आइसक्रीम है, ये एक्स कॉमोडिटी है हमारी, उसको एक खरीदा हमने, 80 हमको उससे सेटिस्फेक्शन मिला, मनी जो है हमने 60 ही दिया। अभी ये जो है ना, ये 60 60 60 60, ये 60, ये हमने कांस्टेंट माना हुआ है, इस लॉ में हमने पहले से ही माना हुआ है कि
ये सेम रहेगा। अगर ये भी चेंज होगा ना तो ये लॉ ही फेल हो जाएगा, तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी मान लो इसमें क्या लिखा है, सपोज करो कि कोई प्राइस है कॉमोडिटी की 50 रुपए है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने 60 ली है, और वो भी हमने कांस्टेंट रखी है। कांस्टेंट क्यों रखी है? क्योंकि ये अजम्पशन है इसकी, पहले से ही अज्यूम किया है कि ये तो सेम ही रहने वाला है। जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? जो हम कॉमोडिटी परचेज कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉ की। ठीक है, when the consumer buys 3 unit of commodity X, then the marginal utility gained from its consumption and marginal utility sacrifice in terms of its price are equal to each other। अभी देख लेते हैं इसको। हमने एक खाई तो हमारी 80 थी और 60 थी। ये अभी क्या है? ये ज्यादा है। ये क्या है? ये ज्यादा है। अभी भी ये ज्यादा है। दूसरी हमने खाई, हमें 70 मिली, फिर भी ज्यादा है। 60 पे 60 हो गया, ये हो गया बराबर। अभी यहाँ पे हमें रुक जाना है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। अब यहाँ पे हमें रुक जाना है। अब इसके बाद भी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन नीचे जाता जाएगा। ठीक है, क्यों जाता जाएगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको यही सिखाता है कि जैसे जैसे हम खाएंगे कोई भी चीज या कोई भी चीज कंज्यूम करेंगे तो उसका नीचे ही जाना है ग्राफ। तो ये जो है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मेथड, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। लेकिन इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं ना, उसका यूटिलिटी जो है वो सेम है। तो यहाँ पे यह एक डिफरेंस आ जाता है और हमें यहाँ पे पता चल जाता है अपना ये इक्विलिब्रियम हमको पता चल गया कि अब हमें कितनी कंज्यूम करनी है। हमें 3 कंज्यूम करनी है आइसक्रीम। ठीक है, इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमें कम से कम पैसों में, लिमिटेड इनकम में, अपनी जो हमारे पास जितने रुपए हैं उतनी इनकम में हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक जाना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा सेटिस्फेक्शन गिर जाए। हमें माइनस में थोड़ी ना करनी है अपनी सेटिस्फेक्शन। ये थोड़ी ना हम खाते जाएंगे। हमें कब तक करना है, कब तक कंज्यूम करना है? जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है ना, उसका ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ लो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन आया था और इस पे हमेशा ही क्वेश्चन आता है। या तो इसका आएगा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, या फिर ऑर्डिनल एनालिसिस जो पढ़ेंगे उस पे आएगा। मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही कॉन्सेप्ट। इसका लिखने का भी आएगा इसके ऊपर, सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो इसमें इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो यही है कि इससे आपको पता चलता है कि आपको कब रुक जाना है, आपको कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कोई भी चीज खाने से। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ये लास्ट है आज का। तो ये ग्राफ जो है, इसी को अगर हम प्लॉट कर देंगे तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसमें हमने यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, यहाँ हमारी क्वांटिटी आ गई। तो हमें इससे पता चलता है प्राइस हमारा फिक्स्ड है, ये प्राइस की लाइन है, ये फिक्स्ड है। अभी ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? ये 60 पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है। ये हमारा प्राइस है, यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम हमारा बन रहा है एक कॉमोडिटी का। तो आज के लिए इतना ही। अभी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 2 केस वाला, और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम फिनिश कर दें कल, और साथ ही में कुछ अगले पिछले पेपरों की जो भी तैयारी करनी है वो हम उसमें करेंगे अगली क्लास में। तो अभी यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को तो वो एक बार पूछ ले फटाफट से, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे इसको। जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। क्लियर? ओके, चलो, वेरी नाइस। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कुछ भी क्लियर नहीं होता, आप मुझसे फटाफट से पूछ लिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट तुरंत ही क्लियर कर दूं।
यस, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। मैम शेड्यूल और पीडीएफ शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, शेड्यूल भी आपको बता दिया जाएगा। ये आपको हम